नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इस वीडियो में हमने 50 MCQ को सॉल्व किया है जो ITI एग्ज़ाम में आने की संभावना है। प्रश्न 1, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रश्न 2, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार की जाती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, कागज से लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार की जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी तेल से लगी आग के बुझाने के लिए हमको फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत होती है। LPG से लगी आग के लिए हमको ड्राई पाउडर की आवश्यकता होती है, एवं बिजली के तार से लगी आग के लिए हमको CTC या हेलोन प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत होती है। प्रश्न 3, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमको धुएं से सुरक्षा बताना है। धुएं से सुरक्षा के लिए हम नाक कवच का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। एप्रिन का उपयोग हम शरीर की सुरक्षा के लिए, चश्मे का उपयोग हम आँख की सुरक्षा के लिए, एवं कान कवच का उपयोग हम कानों की सुरक्षा के लिए करते हैं। प्रश्न 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसको। BIS का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, BIS का पूरा रूप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 5, हैमर के कई अलग अलग प्रकार हैं, निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है। यहाँ पर पूछा कि पिन का आकार कौन नहीं है। बॉल पिन भी हमारा आकार होता है, क्रॉस पिन आकार होता है, स्ट्रेट पिन आकार का भी होता है, लेकिन हमारे बेंड पिन आकार का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 6, काष्ठ की सतह को समतल चिकना बनाने वाला औजार कहलाता है। हेक्सा का उपयोग किसी कारखंड को काटने के लिए करते हैं, और रंदा का उपयोग काष्ठ की सतह को समतल बनाने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। पंच का उपयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं किसी भी जॉब की, और जी क्लैंप का उपयोग किसी जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। प्रश्न 7, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, उत्पन्न प्रभावों से विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 8, तांबा एक खालिस्तान धातु है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तांबा एक खालिस्तान प्रकार की धातु है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, तांबा हमारी एक चालक धातु है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए आचालक धातु कौन होती हैं, तो लकड़ी, कांच आदि हमारी आचालक धातुएं होती हैं, एवं अर्धचालक धातुओं में हमारी सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आती हैं। प्रश्न 9, अच्छे आचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि अच्छे चालक पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए। तो चालक में तन्यता का गुण होना चाहिए, अधिक सुचालकता का गुण होना चाहिए, आघात वर्धनीयता का होना चाहिए। हमारे चालक पदार्थ में सभी प्रकार के गुण होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 10, सोल्डरिंग आयरन का बिट खालिस्तान का बना होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबे का बना होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 11, HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, HSO केबल की कटाक्ष आकृति त्रिभुजाकार होती है। कटाक्ष आकृति से यहाँ पर तात्पर्य अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होता है। प्रश्न 12, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा खालिस्तान के सीधे समानुपाती होती है। ओम का नियम हमारा होता है V समानुपाती I, जिसमें हमारी धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, इसलिए ऑप्शन
ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 13, कौन सा नियम बताता है कि किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉपों का योग शून्य होता है। यहाँ पर कहा गया है कि सिग्मा भी बराबर शून्य किस नियम में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 14, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध का किस लिए उपयोग होता है। धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए, या उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिरोधक का उपयोग धारा के प्रवाह को घटाने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न 15, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। यहाँ पर पूछा गया है वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है। यूरेका, नाइक्रोम, कांस्टेंटन या ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए यूरेका धातु उपयुक्त होती है। और आपसे पूछा जाए नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो आपको बताना है नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के लिए करते हैं। प्रश्न 16, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात शक्ति, अज्ञात विद्युत धारा या अज्ञात वोल्टेज। इसका राइट आंसर है दोस्तों अज्ञात प्रतिरोध को मान ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हीट स्टोन सेतु किस प्रकार के प्रतिरोध को मापता है, तो आपको बताना है व्हीट स्टोन सेतु मध्यम मान के प्रतिरोध को मापता है। प्रश्न 17, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है बराबर, विपरीत, कम, अधिक। जैसा कि हम जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव N तथा S होती हैं एवं उनकी ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 18, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से चलती हैं, केवल समांतर से चलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती या चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही बार एग्जाम में आता है। प्रश्न 19, टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय वाहक बल का, रिलक्टेंस का या चुंबकीय क्षेत्र बल का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टेस्ला हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 20, मोटर तथा जनित्रों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों मोटर व जनित्रों में अस्थायी चुंबक प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बहुत ही अधिक होता है। प्रश्न 21, सोलेनाइड का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सोलेनाइड का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। मोटरों में हमारे सोलेनाइड का उपयोग होता है, विद्युत घंटी में सोलेनाइड का उपयोग होता है, मापन यंत्रों में भी सोलेनाइड का उपयोग होता है, लेकिन सेलों में हमारे सोलेनाइड का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान है फॉर्म फैक्टर आरएमएस और एवरेज का अनुपात होता है और इसका मान 1.1 ओम आता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 23, भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू एसी आपूर्ति वोल्टेज खालिस्तान है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंगल फेज आपूर्ति हमारी 230 वोल्ट की होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए थ्री फेज आपूर्ति, तो थ्री फेज आपूर्ति हमारी 440 वोल्टेज की होती है। प्रश्न 24, एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित करता है वोल्टेज द्वारा, ट्रांजिस्टर द्वारा, फिल्टर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेक्टिफायर द्वारा, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रेक्टिफायर हमारा एसी को डीसी में
परिवर्तित कर देता है। प्रश्न 25, निम्न में से एसी द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है। यहाँ पूछा गया है एसी सप्लाई द्वारा हम कौन सा काम संपन्न नहीं कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग भी नहीं कर सकते हैं, विद्युत लेपन भी नहीं कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचालन नहीं कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए हमको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 26, कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता को अचल रूप से बदलता है। डीसी आपूर्ति, एसी आपूर्ति, डायनेमो या बैटरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों एसी आपूर्ति, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, क्योंकि एसी आवृत्ति अपनी ध्रुवता को परिवर्तित करती है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना पूछें, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। प्रश्न 27, फेज वोल्टेज को मापा जाता है। लाइन व फेज के मध्य, लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य, दोनों के मध्य या निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों फेज वोल्टेज को हम लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य मापते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। लाइन व फेज के मध्य हम लाइन वोल्टेज को मापते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह ITI फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर दोनों में आता है। प्रश्न 28, बहुकलीय प्रणाली में कोणीय विस्थापन खालिस्तान वैद्युतिक अंश का होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 120 डिग्री। प्रश्न 29, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1.5 वोल्ट, क्योंकि शुष्क सेल हमारा 1.5 वोल्ट के होते हैं। और अगर आपको लेड एसिड सेल का पूछा जाए तो लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट से 2.2 वोल्ट होता है। जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत अपघटन को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट से धारा प्रवाहित होती है तो इसको हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 31, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट धारा के रूप में या अम्लीय अंश के रूप में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपेक्षिक घनत्व के रूप में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 32, द्वितीयक सेल का लाभ है इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसका मूल्य कम होता है, इसका आकार छोटा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 33, लेड एसिड सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, क्वार्ट्ज घड़ी में, पोर्टेबल रिसीवर में और या इन सभी में। तो यहाँ पर लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल में होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 34, फ्यूज रेटिंग खालिस्तान के पदों में व्यक्त की जाती है। वोल्टेज के पद में, धारा के पद में, किलो वोल्ट एम्पियर के पद में या वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस के पद में। इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्यूज की रेटिंग हमारी धारा या करंट के पद में व्यक्त की जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 35, टू वे स्विच का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है लैंप वायरिंग में, जीने की वायरिंग में, सॉकेट वायरिंग में या इन सभी में। इसका राइट आंसर है दोस्तों टू वे स्विच का उपयोग जीने की वायरिंग में किया जाता है, जहां से हम एक लैंप को 2 जगह से नियंत्रित करते हैं। प्रश्न 36, लाइट एंड फैन उप परिपथ का लोड खालिस्तान वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। 800 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट या 2000 वाट। तो लाइट एंड फैन परिपथ पूछा गया है हमको, तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 37, निम्न में से कौन सी नियंत्रक युक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है। स्विच, थर्मल रिले, फ्यूज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्विच। स्विच जो होती है हमारी एक नियंत्रक युक्ति होती है, जबकि फ्यूज और जे रिले हमारी सुरक्षात्मक युक्ति होती हैं। प्रश्न 38, तापीय रिले विद्युत के
खालिस्तान पर आधारित होती हैं। चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, किरण प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तापीय विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति होती हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 39, गैस भरी टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? अगर आपसे टंगस्टन का गलनांक पूछा जाए तो टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यहाँ पर हमसे लैंप के प्रचालन के लिए तापमान पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 2300 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 40, नियॉन साइन ट्यूब का कार्य सिद्धांत है? प्रतिदीप्ति प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव, फोटो विद्युत उत्सर्जन प्रभाव या प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गैस विसर्जन प्रभाव, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 41, किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करने वाला बल कहलाता है? विक्षेपण बल, नियंत्रक बल, अवमंदन बल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विक्षेपण बल। किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करने के लिए विक्षेपण बल का उपयोग किया जाता है, जबकि संकेतक के नियंत्रित करने के लिए हम नियंत्रक बल का उपयोग और संकेतक को वाइब्रेशन से रोकने के लिए अवमंदन बल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 42, वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, पावर फैक्टर मीटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अमीटर का उपयोग हम धारा को ज्ञात करने के लिए करते हैं, जबकि ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए, पावर फैक्टर मीटर का उपयोग विद्युत इलेक्ट्रिक सप्लाई की पावर फैक्टर को मापने के लिए करते हैं। प्रश्न 43, विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? कमानी जिसे हम स्प्रिंग भी कहते हैं, इस्पात का, नाइक्रोम का, यूरेका का, फास्फर ब्रॉन्ज का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फास्फर ब्रॉन्ज का, क्योंकि फास्फर ब्रॉन्ज में चुंबकीय गुण को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसके कारण किसी प्रकार के विद्युत माप लेते वक्त त्रुटि आने की संभावना कम होती है। प्रश्न 44, रॉड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट बना होता है? नाइक्रोम का, माइका शीट का, पोर्सिलिन का, उपरोक्त सभी का। इसका राइट आंसर है दोस्तों नाइक्रोम का, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का ही बनता है। प्रश्न 45, स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रक युक्ति होती है? तापक तंतु, थर्मोस्टेट, सूल प्लेट, प्रेशर प्लेट। इसका राइट आंसर है दोस्तों थर्मोस्टेट। तापमान अधिक होने पर थर्मोस्टेट के संयोजन खुल जाते हैं, वह विद्युत सप्लाई से पृथक कर देते हैं, जिस प्रकार हमारा तापमान कम होने पर संयोजन पुनः जुड़ जाते हैं एवं हमारी विद्युत प्रेस को चालू कर देते हैं। प्रश्न 46 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, कूलाम के नियम पर, लेंज के नियम पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 47, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन या पीतल। इसका राइट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन स्टील, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 48, ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? धारा के, वोल्टेज के, दोनों के या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज के मान को परिवर्तित कर देता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। 3 फेज
ट्रांसफार्मर में खालिस्तान प्राइमरी वाइंडिंग होती है। 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 50, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में खालिस्तान रासायनिक पदार्थ होता है। जल, नमक, सिलिका जेल या खनिज तेल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा।